आज के क्लास में हम लोग गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 5 का दूसरा चैप्टर है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2-3 यहाँ पर इसमें से इस चैप्टर से निकल के आएगा जो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहला आज का जो डेरिवेशन होगा वो 5 नंबर के लिए होगा और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चैप्टर का नाम लिख लेना है। चैप्टर का नाम है गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद एक हेडिंग डालना है। तो क्या हेडिंग होगा? तो गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, बस इतना ही हेडिंग डालना है। गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं जो कि पूछा भी जाता है 5 नंबर में। और फार्मूला क्या है? तो पहले हम फार्मूला ही दिखा देते हैं। सिचुएशन यहाँ पर क्या होगा उसको भी समझ लेना है। बेसिकली होगा क्या, थोड़ा सा वेट कर ले। गोलीय सतह पर अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। गोलीय सतह पर अपवर्तन की घटना कब होता है? जब 2 माध्यम रहता है तब। तो सबसे पहले हम 2 माध्यम बनाएंगे, लेकिन 2 माध्यम को बांटेंगे कैसे? तो गोलीय सतह के जैसा। कैसे बांटेंगे? तो गोलीय सतह के जैसा, मतलब इसको हम इस प्रकार से बांट देंगे। यहाँ पर एक गोलीय सतह बना लिए। यही एक सतह है जो 2 माध्यमों को बांटेगा। एक इधर अलग माध्यम होगा, इधर जो होगा वो अलग माध्यम होगा। ठीक है, इधर का जो है वो अलग माध्यम है। ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा लेना है। और उस तरफ जो है वो अलग माध्यम है। जब यहाँ पर ये प्रकाश की किरण किधर से आएगा? इधर से आएगा। प्रकाश की किरण किधर से आएगा? तो इस ओर से आएगा। जब प्रकाश की किरण इस ओर से आएगा तो ये जो सतह दिखेगा वो कैसा सतह दिखेगा? अवतल सतह दिखेगा। तो हम यहाँ पर जो सतह में परावर्तक दिखा रहे हैं किसके लिए? अवतल सतह के लिए दिखा रहे हैं। ये उत्तल के लिए भी दिखा सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अवतल सतह के लिए दिखाए या उत्तल सतह के लिए। तो हम यहाँ पर अवतल सतह के लिए दिखा रहे हैं। किसके लिए दिखा रहे हैं? अवतल सतह के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इधर ये अलग माध्यम है। यह भी डायग्राम आप किसी को बनाना नहीं है, पहले कुछ लिखवाने वाले हैं। चलिए, तो हेडिंग अगर डाल लिए होंगे तो सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए। माना कि 2 माध्यम है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, जहाँ μ2 ग्रेटर देन μ1 है। μ2 का मान ज़्यादा है μ1 से। μ2 ग्रेटर देन μ1 है। वस्तु का दूरी कोमा दे के लिखना है। वस्तु का दूरी सतह से, या बोल लिख सकते हैं अवतल सतह से u है, कोमा प्रतिबिंब का दूरी अवतल सतह से v है। प्रतिबिंब का दूरी अवतल सतह से v है तथा अवतल सतह का वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। अवतल सतह का वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। बस इतना सबसे पहले लिख लेना है। वक्रता त्रिज्या को सबसे पहले हम लोग दिखा लेते हैं। अगर इसके वक्रता त्रिज्या को यहाँ से बीच में क्या होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव को हम लोग P से दर्शाते हैं। इसको हम P से दर्शा दिए। और यहाँ से इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्रक होगा, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं।
इसको हम सी से दिखा दिए। यही दोनों को लाइन को मिलाने वाला जो रेखा होता है इसी को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। बात को समझना है। वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं, तो वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए। ये ओ से दर्शा रहे हैं मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया, तो वस्तु को यहाँ पे रखें। अब यहाँ से दो प्रकाश के किरण लेना है। एक प्रकाश की किरण जो होगा यहाँ से ये सीधे जाएगा, एक प्रकाश की किरण यहाँ से सीधे जाएगा। हमको पता है कि जब भी प्रकाश की किरण लंबवत सतह पर जाकर लंबवत टकराता है तो सीधे निकल जाता है और कहीं पर उसका अपवर्तन की घटना नहीं होता है, तो ये सीधे निकल जाएगा। अब इसका लंबवत कैसे पता चलता है, तो इस सतह का लंबवत इसका हमेशा एक स्पर्श रेखा जो होता है ना वही इसका लंबवत होता है। तो ये ऑब्वियस है कि जो केंद्र से लाइन जाता है ना वही इसका लंबवत होता है। मान लो कि अगर प्रकाश किरण यहाँ से एक और लेते हैं और प्रकाश किरण यहाँ पे जाके टकरा रहा है, प्रकाश किरण लिए जो जाके यहाँ पे जाके टकरा रहा है। जब प्रकाश किरण यहाँ पे जाके टकराएगा तो इसका भी यहाँ पे अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के लिए इसका लंबवत पता होना चाहिए। तो यही लाइन जो अगर इसका केंद्र से जो लाइन जाता है वही इसका यहाँ पे क्या होता है, लंबवत होता है। तो यही लाइन जो होगा इसका क्या होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका लंबवत हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो बात को समझना है। अभी हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण, हाँ एक और चीज़ लिखवाया गया है कि इसका अपवर्तनांक जो है इधर वाला का μ2 है और इधर वाला का अपवर्तनांक क्या है, μ1 है। और μ2 का मान ज़्यादा है मतलब ये सघन माध्यम है और इधर वाला क्या है, विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये लंबवत की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये लंबवत की ओर प्रकाश किरण क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन अपने पास से थोड़ा ये मुड़ जाएगा। तो प्रकाश किरण इस प्रकार ये लंबवत की ओर झुक जाएगा। तो एक्चुअल में देखेंगे तो ये एक प्रकाश किरण इधर जा रहा है, एक प्रकाश की किरण इधर जा रहा है, कहीं पर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। अब पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, इसका पीछे यहाँ पे आएगा, तो दोनों यहीं पर मिलेगा। इसीलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा और इसको हम आई से दर्शा देते हैं। और यहाँ पे इस बिंदु को चलिए हम यहाँ पर एस से दर्शा देते हैं जहाँ पर ये सतह पे आकर प्रकाश किरण टकराया था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मानेंगे, ये तो पहले से दिया हुआ रहेगा उसी के रूप में आंसर निकालना है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर मानेंगे। पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वस्तु जो दूरी है, वस्तु दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है उस दूरी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, यू से दिखा रहे हैं। और यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ से प्रतिबिंब से लेके ध्रुवता के बीच की दूरी को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, भी से दिखा रहे हैं। ठीक है, वक्रता जो त्रिज्या है और जो वक्रता त्रिज्या है उसको यहाँ से दिखा रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं, जिसको हम कैपिटल आर से दर्शा रहे हैं। ठीक है, सारा दूरी के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ एंगल को अभी हम यहाँ पे मानेंगे। चलिए इस एंगल को अभी हम ये वाला एंगल को थीटा मान लेते हैं और इस वाला एंगल को हम बीटा मान लेते हैं और इस वाला एंगल को सही से लिखना है सभी को, इस वाला एंगल को अल्फा मान लेते हैं। अब देखिए जो प्रकाश की किरण जा रहा था यही प्रकाश की किरण था ना, और जो अभिलंब होता है उसके बीच के बना हुआ कोण, ये पूरा कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ये पूरा कोण को हम लोग आई से दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छे से सबको डायग्राम को बनाना है, पहले से ध्यान में बोले, ये पूरा आई को दर्शाते हैं। और जब ये अपवर्तन के बाद जो ये कोण बनता है तो इस कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये अगर आर है तो ये एंगल भी कितना होगा, तो ये एंगल भी यहाँ पे आर होगा। ठीक है, और ये पूरा एंगल यहाँ पर आई होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण होगा वो आर होगा। बात ध्यान में रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ त्रिभुज का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ त्रिभुज का यूज करेंगे और त्रिभुज का यूज करके कुछ रिलेशन को लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं, देखिए सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ओ सी एस में, पहले लिख देते हैं त्रिभुज का नाम ओ सी एस में। थोड़ा सा ध्यान दें, ओ सी एस में अब एक नियम हम लोग जानते हैं, जब भी अगर एक त्रिभुज का बात करते हैं, अगर ये मान लो अल्फा है और ये बीटा है और ये इसका बाहर वाला यहाँ पर एंगल है गामा,
तो हम लोग जानते हैं ये जो गामा होता है ना, ये दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये 7-8 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ये दो आंतरिक कोणों के योगफल के ये बाहर वाला कोण बराबर होता है। तो अगर OCS में देखेंगे त्रिभुज में, OCS में, तो ये यहाँ पे क्या है, I है, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो जो अल्फा होगा ये बाहर इसका है ना, ये अल्फा इसका क्या है, बाहर में है, तो अल्फा जो होगा थीटा और आई के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर अल्फा को लिख सकते हैं, अल्फा बराबर आई प्लस क्या हो जाएगा, आई प्लस इसको थीटा लिख सकते हैं, आई प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि तो यहाँ से थीटा का मान, आई का मान कितना होगा, तो थीटा को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। अब एक और त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ICS में। ICS में देख सकते हैं कि दो आंतरिक कोण क्या है, एक आर है और एक बीटा है, और ये भी क्या होगा, इसका बाहर कोण क्या है, अल्फा है। तो यहाँ से भी अल्फा को लिख सकते हैं। तो पहले त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ICS में। तो ICS में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अल्फा को लिख सकते हैं। यहाँ पे दो कोणों, एक यहाँ पर क्या है, बीटा है, और एक यहाँ पे आर है। ये दोनों का योगफल के बराबर होगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, बीटा प्लस आर के बराबर होगा। यहाँ से अगर आर का मान निकालते हैं तो बीटा को इधर भेजेंगे तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब ये दोनों का यूज होगा। सबसे पहले आते हैं हम स्नेल के नियम पे, इसलिए कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें यूज करना है, U, V और R का यूज करना है, और ये जो अपवर्तनांक दिया हुआ है μ1 और μ2 का प्रयोग करना है। तो ये कैसे आएगा, तो अब ऐसा कि स्नेल का नियम यूज करेंगे तभी जाके आएगा। स्नेल के नियम पे आते हैं। स्नेल का नियम, अगर स्नेल का हम लोग नियम का बात करते हैं तो ये बताता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक लिखते हैं उसका आपतन कोण को लिखते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तनांक μ1 है तो इसका आपतन कोण क्या है, I है, I ही माने है ना, और जिसका अपवर्तनांक μ2 ले रहे हैं उसका अपवर्तन कोण जो है कितना है, R है, तो उसको R लिखेंगे। और जब I और R बहुत छोटा होता है, यहाँ पर जितना भी एंगल है सबको स्मॉल मानना है। क्या मानना है, यहाँ पर जितना भी एंगल है सबको स्मॉल एंगल मानना है, ठीक है। तो जब भी सबको स्मॉल एंगल मानते हैं, चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि I, R और क्या क्या माने हैं, अल्फा, बीटा और कुछ माने हैं क्या, अल्फा, बीटा, थीटा, ये सब क्या है, छोटा कोण है, छोटा कोण है। जब ये छोटा कोण होता है, तो बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, जब ये छोटा कोण होता है, जब कोई छोटा कोण होता है तो हमको साइन आई को क्या लिख सकते हैं, साइन आई को लगभग लिख सकते हैं, आई के बराबर लिख सकते हैं, तथा साइन आर को क्या लिख सकते हैं, लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं, आर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये सब जानना है, जब भी छोटा एंगल है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन के आएगा, μ1 I बराबर μ2 R। तो यहाँ से ये निकल गया। अब I का मान रख दो। I का मान कहाँ पे निकाले है, तो ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं I का मान निकाल ले है अल्फा माइनस थीटा, और R का मान निकाले अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे। जब दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा बराबर μ2, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये R का मान हो गया। अब जब एंगल छोटा रहता है, थोड़ा सा फिर से ध्यान में भी यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए एक और चीज़ लिख सकते हैं, जब एंगल छोटा है तो अल्फा को लगभग हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। वैसे ही थीटा को लिख सकते हैं लगभग क्या, tan थीटा। लेकिन कॉस कभी भी नहीं लिख सकते, tan साइन में ऐसा लिखाता है, ठीक। अल्फा तो लिख ही दिए, और बचा क्या, तथा बीटा बचा, तो बीटा को क्या लिख सकते हैं, लगभग tan बीटा के ये क्या होगा, बराबर होगा, ये tan बीटा के बराबर होगा। तो सबको अब tan के रूप में लिख देते हैं। यहाँ से आ जाएगा μ1 अल्फा के जगह tan अल्फा, थीटा के जगह tan थीटा बराबर μ2, अल्फा के जगह tan अल्फा माइनस बीटा के जगह tan बीटा लिख लेना है। अब tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा का मान डायग्राम से निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है सभी को।
देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि अगर एस से कोई एक लंब डाल देते हैं जिसको मान लेते हैं कि एम है। ये बताए भी थे कि एम और पी लगभग एक दूसरे का क्या होता है, बहुत पास होता है। तो इसको यहाँ पे एम लिखे या पी लिखे, दोनों को सेम ही समझना है। अगर टेन थीटा का मान निकालना है तो थीटा यहाँ के ये सामने वाला लंब कहलाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एस एम लिखेंगे, या क्या लिख सकते हैं, एस पी भी लिख सकते हैं। दोनों को लगभग समान माना जाता है, बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट टेन थीटा का मान एस पी बटे आधार कौन होगा, नीचे वाला ओ पी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रफली लिख, इसको लिखना नहीं है। टेन थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, एस पी बटे ओ पी। एस पी बटे क्या लिखाएगा, ओ पी लिखाएगा। उसी प्रकार से टेन बीटा का भी मान क्या लिखाएगा, टेन बीटा का मान आधार हो जाएगा एस पी बटे, सॉरी लंब हो जाएगा एस पी और इसका आधार हो जाएगा आई पी। तो इसका एस पी बटे आई पी हो जाएगा। टेन अल्फा का मान क्या लिखाएगा, एस पी बटे सी पी लिखा जाएगा। तीनों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो μ1 टेन अल्फा का मान तभी ऊपर में बता ही दिए, क्या लिखाएगा, इसका एस पी बटे इसका आधार कितना है, तो अल्फा में आधार है सी पी, तो एस पी बटे क्या हो जाएगा सी पी, माइनस टेन थीटा में सब में लंब सबका एस पी ही है, आधार चेंज हो रहा है। तो टेन थीटा में आधार क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा μ2 टेन अल्फा भी लिख दिए एस पी बटे क्या सी पी, माइनस टेन बीटा। तो इसका तो सबका लंब सेम ही है एस पी, आधार चेंज हो रहा है तो बीटा के लिए आधार क्या हो जा रहा है, आई पी हो जा रहा है। बीटा के लिए आधार आई पी हो जा रहा है। अब सबका मान रखेंगे। एस पी देखो, एस पी को कॉमन करके कैंसल आउट कर सकते हैं, एस पी सब में है ना। तो μ1 अगर एस पी को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, 1 बटे सी पी माइनस 1 बटे ओ पी, 1 बटे सी पी माइनस 1 बटे ओ पी। वैसे ही यहाँ से एस पी अगर कॉमन कर लेते हैं ये क्या बचेगा, 1 बटे सी पी माइनस 1 बटे आई पी, 1 बटे आई पी। अब ये सी पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, μ1 1 बटे सी पी का मान लिखना है। सबसे चलते हैं लेंथ पे। ये तीनों जो लेंथ आया है, तीन ही लेंथ यहाँ पे आया है, डायग्राम में देख सकते हैं। एक आया है OP, तो OP दूरी कितना है, ये U है, और एक आया है IP कितना है, तो V है, और एक आया है CP कितना है, R है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये वाला ये सतह है, सब सतह के इस ओर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, जिधर से प्रकाश की किरण आ रहा था, इसलिए सबके सब मान कैसा लिखाएगा, निगेटिव लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। ये बता चुके हैं साइन वाला में, और इस तरफ जो आता है उसको किस में, प्लस में लिखते थे। सबको सब माइनस में यहाँ पे लिखाएगा, तो सबके सब हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। 1 बटे CP जो है, तो CP जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या का माइनस R लिखाएगा, कैपिटल R, माइनस 1 बटे OP। तो OP क्या है, वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी क्या लिखाएगा, माइनस U बराबर μ2 इंटू 1 बटे CP अभी लिखे माइनस R माइनस 1 बटे IP क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, जो कि माइनस भी लिखाएगा, तो माइनस भी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ऊपर में आ जाएगा, μ1 से गुना कर देता है, माइनस ऊपर में आ जाएगा तो माइनस μ1 बटे R हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे दोनों जगह माइनस आता प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा μ1 बटे U हो जाएगा। बराबर में इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, μ2 बटे R हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा μ2 बटे B हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये μ1 बटे U जो है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। हम माइनस μ2 बटे R को इधर लेके आते थे, इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो उसी को पहले लिख देते हैं μ2 बटे R माइनस μ1 बटे R बराबर इधर जो है ये है μ2 बटे V माइनस ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो μ1 बटे क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि अगर कॉमन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या लिखाएगा, μ2 माइनस μ1, नीचे में जब सेम है डायरेक्ट ऊपर घटा सकते हैं, ये आ गया μ2 बटे V माइनस μ1 बटे U। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे उसको राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। μ2 बाई V माइनस
म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर हो जाएगा। यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए देता है एग्जाम में, तो इसको इस प्रकार से डेरिवेशन करना है। ठीक है, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू1 माइनस म्यू2 बटे आर, और यही एग्जाम में देता है, ध्यान में रखना है। और ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और साथ साथ इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। ठीक, और ये कौन सा किसका अपवर्तन कब लिए है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ये एक टॉपिक हो गया जो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भी इम्पोर्टेंट मार्क लगा के रखना है, क्योंकि ये जो होता है 5 नंबर में पूछा जाता है। ये हम लोग अवतल के सतह के लिए निकाले, ये उत्तल के लिए भी पूछ सकता है। असल में जिसमें इंडिकेट नहीं करता है कौन सा सतह के लिए, इसलिए जब भी डेरिवेशन करो हमेशा अवतल वाला डेरिवेशन कर लो। इसमें उत्तल वाला भी डेरिवेशन दिया हुआ है बुक में, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी ये कह के नहीं पूछता है कि अवतल या उत्तल, सबके लिए यही सेम फार्मूला आता है, सबके लिए यही सेम फार्मूला आता है। फार्मूला में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल के लिए है, ये किसी के लिए भी हो सबके लिए सेम ही फार्मूला हो, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर बाद में जाके यहाँ पे यही फार्मूला निकाल के यहाँ पे लाया गया है। सब ये याद रखना, आर कहता त्रिज्या है, यू वस्तु दूरी है, भी क्या है प्रतिबिंब दूरी है। उत्तल के लिए दो कंडीशन आता है, सेमी फार्मूला आएगा, फार्मूला में कोई भी अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर अगर देख सकते हैं यहाँ पर भी यही फार्मूला आया। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी देखेंगे तो यही फार्मूला आएगा, सबके लिए सेम ही फार्मूला आएगा, तो अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी है हर एक टॉपिक यहाँ पे लंबा डेरिवेशन होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये सब ध्यान में होना चाहिए। आगे भी हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें ये सब आएगा जिसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। आगे जो इसमें टॉपिक पढ़ना है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो लेंस के द्वारा, लेंस दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण पढ़ते हैं, एक अवतल दर्पण पढ़ते हैं। तो इसका भी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसको हम लोग देखिए, इसमें डिटेल कहीं पर भी नहीं दिया है प्रतिबिंब के बारे में, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए कि ये जो हो गया ये 10 क्लास का हिस्सा है। इसमें से थोड़ा बहुत आएगा तो आता है, तो नहीं के बराबर आता है। तो हम लोग जो मेन टॉपिक अभी जो एक टॉपिक पढ़ लिए वो पूछा जाता है, ये आगे हम लोग और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, वो सब टॉपिक इसमें पूछा जाता है। अब यहाँ पर लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो दो प्रकार का लेंस होता है हम लोग पढ़ते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये क्या है, तो ये उत्तल दर्पण है और ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, प्रतिबिंब बहुत तरीका का बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और एक केस में वास्तविक प्रतिबिंब है। जैसे वहाँ पे अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में अलग अलग जगहों पर रखने पर वस्तु का अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंब बन रहा था, वैसे यहाँ पर उत्तल लेंस में होता है, तो अलग अलग जगहों पर रखने पर अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। फोकस का बात करते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है कि यहाँ पर जो फोकस होता है, तो एक्चुअल जो फोकस, यहाँ पर दो प्रकार का फोकस होता है, इसलिए दोनों तरफ से कनकेव रहता है, तो इधर भी फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है। लेकिन जो मुख्य फोकस होता है वो हमेशा इसके राइट हैंड साइड में रहेगा, और इसका जो मुख्य फोकस होगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और इसके राइट हैंड साइड में रहता है। ठीक है, इसलिए कि जब प्रकाश की किरण आता है तो ये क्या होता है, फोकस पर एकजुट होता है, तो ये राइट हैंड साइड में होता है, और यहाँ पर आभास होता है मिलते हुए, तो किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में होने के कारण इसका मुख्य फोकस क्या माना जाता है, निगेटिव होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है, और इसके राइट हैंड साइड में होने के कारण इसका मुख्य फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मुख्य फोकस पॉजिटिव होता है। इसका आवर्धन का क्षमता का फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो इसका v/u प्लस में होता है। अगर हम लोग दर्पण का बात करते हैं तो माइनस v/u लिखा जाता है माइनस में, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। लेंस का क्षमता का फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं।
लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब तो लिखने की जरूरत नहीं है और इसको डिटेल में उतना समझने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेंस जो होता है, तो लेंस द्वारा ऐसे लिखना है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालो सब, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला में लिखना है उत्तल दर्पण, दूसरा लिखना है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ये है हम लोग का उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ये दोनों लेंस नीचे इंडिकेट करके डायग्राम दिखा लेना है, ठीक है। दोनों लेंस को दिखा लेना है, ये दो प्रकार का लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें लिख लेना है डॉट करके। इतना बनाने के बाद डायग्राम बना के ये इंडिकेट कर लेना है। उसके बाद डॉट करके लिख लेना है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस धनात्मक होता है तथा अवतल लेंस का मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है। ये चीज लिख लेना है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस धनात्मक होता है तथा अवतल लेंस का मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं लेंस का आवर्धन क्षमता। अगला हेडिंग डालना है लेंस का आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता या आवर्धन लिख लीजिए, लेंस का आवर्धन। तो हम लोग पहले से जानते हैं जो आवर्धन होता है, ये हेडिंग डालने के बाद लिख लेना है m बराबर m को ही आवर्धन कहते हैं, जिसका आवर्धन का फॉर्मूला पहले से हम लोग जानते हैं। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। लिख लेना है सभी को, वस्तु की ऊंचाई। हम लोग पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से दिखाते हैं, तो m बराबर या h1 से दिखाते हैं, या h डैश यहाँ पे h1 से दिखाए तो h1 बटे इसको h लिख लेते हैं। यही जो बराबर होता है किसके, v बटे u के, मतलब ये प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी के बराबर होता है। तो यही लाइन यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसका, तो लेंस की क्षमता का। तो अगला हेडिंग डालना है लेंस की क्षमता। उसका हेडिंग डाल के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। फोकस दूरी के ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसके बाद लेंस की क्षमता को P से दिखा देता है। B बराबर क्या होता है, 1/8। इसको लिख लेना है, P बराबर 1/8। इसमें 2-3 डॉट पॉइंट करके लिखना है। वो क्या लिखना है, इतना लिखने के बाद P बराबर 1/8, जहाँ फोकस दूरी लिखना है, जहाँ फोकस दूरी f मीटर में व्यक्त किया जाता है। फोकस दूरी f मीटर में व्यक्त किया जाता है। मीटर मतलब इसको m से दिखाया जाता है, मीटर में व्यक्त किया जाता है। जहाँ फोकस दूरी f मीटर में व्यक्त किया जाता है। दूसरा डॉट लिखना है लेंस का SI मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे D द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल D, जिसे D द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके नीचे लिख लेना है 1D, जो 1 डायऑप्टर बराबर होता है 1 पर मीटर के। किसके, 1 पर मीटर के। तो 1 डायऑप्टर बराबर होता है 1 पर मीटर के। ये चीज़ों को लिख लेना है। अब देखो, अभी थोड़ा देर हम पहले बता रहे थे कि अगर बात करते तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका f का मान धनात्मक होगा, इसलिए P का भी मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका P का भी मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसीलिए डॉट करके लिख लेना है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हो गया। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं। कोई किसी को एक चीज याद है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, उसका क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ से भी याद
रख सकते हैं। फार्मूला तो याद होना ही चाहिए और हमेशा एक को किस रूप में लिखना है, मीटर में यहाँ पर लिखना है, हमेशा किसमें लिखना है, मीटर में दर्शाना है। आगे जो टॉपिक पढ़ना है पतले लेंस का अपवर्तन, तो यहाँ पर भी एक और डेरिवेशन अब आने वाला है और ये भी डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। इस डेरिवेशन को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं।